So hi everyone, welcome back to the channel and a very warm welcome. This is Ayushi Pandey, your chemistry educator. और आज अपन कंटिन्यू करने वाले हैं वही सॉल्युबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो लास्ट क्लास में हमने हेनरीज लॉ तक देख लिया था। तो यार फटाफट से कमेंट सेक्शन में मुझे बता देंगे कि हेनरीज लॉ क्या था, जरा मैं भी देखूं तुम्हारी पढ़ाई कितनी चल रही है। चलो तो बढ़ते हैं आगे ये कॉन्सेप्ट्स के साथ। ऑल्सो आई होप कि ये जो हेनरीज लॉ है ये आपने केमिस्ट्री इन्वेंटरी में ऐड कर लिया है यार, और नहीं किया है तो फटाफट से ऐड कर लेंगे। आगे मूव ऑन करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने कहां तक देख लिया था? पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इज अ फंक्शन ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन, इजंट इट? एंड हमने इंट्रोड्यूस कर दिया था हेनरीज लॉ कांस्टेंट। क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? हेनरीज कांस्टेंट, यस और नो? अच्छा चलिए, अब क्या इस इक्वेशन से मैं दो तीन बातें डिड्यूस कर सकती हूँ, डिड्यूस या कंक्लूड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ यार, ऐसे कैसे नहीं करने दोगे तुम लोग मुझे। तो पहली बात तो ये है कि प्रेशर इंक्रीज होगा बेटा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, यस और नो? दूसरी बात ये है कि ये जो कांस्टेंट है अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आती हूं तो बेटा ये बन जाएगा क्या? 1/kh। अभी मैं सिर्फ रिलेशन बता रही हूं, मैं पूरा इक्वेशन नहीं लिख रही हूं। सॉल्युबिलिटी और kh के बीच में रिलेशन, मतलब अगर kh की वैल्यू कम है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू ज्यादा है। इनवर्स रिलेशन है, ये ज्यादा तो ये कम, ये ज्यादा तो ये कम, इजंट इट? इनवर्स रिलेशन है। तो ये दो हमारे इक्वेशन एस्टैब्लिश हो गए। समझ आ रही है इतनी बात? अब इन्हीं पर आगे बात करते हैं। आपको एक ग्राफ दिख रहा होगा, किसके बीच में बेटा? आपको ग्राफ दिख रहा होगा अगेन वही पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस और मोल फ्रैक्शन के बीच में, क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, यस और नो? वही हमें मिल रहा है। हमने इस एक्सिस पर क्या ले लिया है? पार्शियल प्रेशर, और इस एक्सिस पर क्या ले लिया है? मोल फ्रैक्शन, यस और नो? सो वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ठीक है, चलो ग्राफ बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन अ सॉल्यूशन इज गिवन एंड वी नो दैट डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज एट सेम टेम्परेचर। देखो सेम टेम्परेचर वाली बात भूलना मत, क्योंकि हेनरीज लॉ जब हेनरी ने दिया था तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि एट अ गिवन टेम्परेचर या एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बोला है डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट KH वैल्यूज। ऐसा नहीं है कि अगर आप टेम्परेचर सेम रख रहे हो तो सभी गैसेस की जो वैल्यू है KH वैल्यू वो सेम हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तुम वो वाला लॉ मत लगाने लगना कि एट STP इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो वाली बात मत लगाने लग जाना। यहाँ पर अलग गैस है, मतलब ऑक्सीजन की KH वैल्यू अलग होगी सेम टेम्परेचर पर, नाइट्रोजन की KH वैल्यू अलग होगी सेम टेम्परेचर पर, और अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। लेकिन किस तरह से? टेम्परेचर को अगर आपने क्या किया बेटा? चेंज किया तो KH वैल्यू भी चेंज होगी। आगे देखेंगे। ओके, सी हियर दिस सजेस्टेड KH इज अ फंक्शन ऑफ नेचर ऑफ द गैस। बिल्कुल सही बात है, जो KH होता है हेनरीज कांस्टेंट, ये नेचर ऑफ द गैस पे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द गैस पर डिपेंड कर रहा है, मतलब जैसे ही गैस बदलेगी वैसे ही क्या बदल जाएगा? KH कांस्टेंट बदल जाएगा, भले ही आप टेम्परेचर सेम क्यों ना रख रहे हो। टेम्परेचर चेंज करोगे तब क्या होगा? देखते हैं, आ जाओ जरा। तो यहां पर बोला है इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द इक्वेशन दैट हायर द वैल्यू ऑफ KH एट अ गिवन प्रेशर लोअर इज द सॉल्युबिलिटी। वही वाला रिलेशन जो मैंने पहले आपको एस्टैब्लिश करके दिखाया था, इजंट इट? हायर द वैल्यू ऑफ KH लोअर विल बी द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अच्छा, KH values for both nitrogen and oxygen increases with the increase in temperature, indicating that solubility of gas increases with the decrease in temperature। अरे भाई इतनी गहरी बात है, इतनी गहरी बात है कि मैं क्या बताऊं कितनी गहरी बात है बेटा, इसको जरा समझते हैं।
इस रिलेशन को ध्यान में रखना। अब बोला है KH वैल्यूज फॉर बोथ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि KH टेम्परेचर बढ़ाने पर इंक्रीज हो रहा है। KH बेटा कब बढ़ रहा है? टेम्परेचर बढ़ाने पर KH बढ़ रहा है। टेम्परेचर अगर बढ़ाया तो KH बढ़ रहा है, या इन्होंने बोला KH वैल्यूज दोनों ही गैसेस के लिए इंक्रीज करती हैं विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंडिकेटिंग दैट सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। मतलब अब जरा समझो, KH बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी बेटा? सॉल्युबिलिटी घटेगी। कहने का मतलब क्या है कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर घटाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इसको जरा अच्छे से और लिख लेते हैं। अभी हमने केवल किनका रिलेशन देखा था? अभी हमने बेटा केवल और केवल देखा था KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन, हेनरीज कांस्टेंट और मोल फ्रैक्शन सॉल्युबिलिटी का रिलेशन। लेकिन क्योंकि सेकेंड पॉइंट में हमें क्लैरिफाई कर दिया है कि नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की वैल्यू, KH की वैल्यू बढ़ती है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी घटती है। तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी भी रिलेटेड है। अरे यस और नो? तो आ जाओ जरा एक और हम रिलेशन एस्टैब्लिश कर लेते हैं बिटवीन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते हो बेटा तो सॉल्युबिलिटी घटेगी और टेम्परेचर अगर घटाते हो तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। किसकी? किसकी बेटा? गैस की। यहाँ पर प्रॉपरली गैस की बात हो रही है। हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड पढ़ रहे हैं, प्रॉपरली गैस की ही बात चल रही है। और ऐसा क्यों? इसका कारण भी जान लेते हैं ना, ऐसे ही थोड़ी ना बोल दिया। क्या होता है कि जब कोई गैस डिसॉल्व है वाटर में या सॉल्वेंट में, तो इनिशियली गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं नॉर्मल, अपने जैसे भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे ही इस सिस्टम को हमने हीट दी, जैसे ही बेटा इस सिस्टम को हमने हीट दी, तो गैस मॉलिक्यूल्स तो वैसे भी आवारा होते हैं, हीट देने पर ना उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और वो और आवारा हो जाते हैं। तो दे स्टार्ट एस्केपिंग द लिक्विड बल्क। क्लियर बात है? एस्केप करने लगते हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, एस्केप करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से फिर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो आप ये इक्वेशन ध्यान रखेंगे या ये रिलेशन ध्यान रखेंगे एंड इट विल बी सॉर्टेड फॉर यू। अच्छा, अब आप मुझे बोलोगे कि ये आपने ऐसे कैसे बोल दिया, KH वैल्यू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर? बेटा ऐसे ही नहीं बोला है। क्या होता है ना, साइंटिस्ट जो होते हैं ना, ऐसे फालतू में कुछ ना कुछ नहीं दे देते, उसके बाद में उन्होंने अपने कंक्लूजन्स निकाले थे। तो ये एक टेबल है, वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर सिलेक्टेड गैसेस इन वाटर। मैंने आपके लिए ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ले लिए सिर्फ। आप ऑल्दो जो एनसीईआरटी में टेबल है उसमें और भी गैसेस गिवन है, तो वो आप कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने किस तरह से कंपैरिजन करा और क्या आपको सेम रिजल्ट्स मिले या नहीं। ठीक है, तो बेटा ये है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हम देख रहे हैं किस टेम्परेचर पर? 293 केल्विन पर। और ऑक्सीजन, इसको भी हम देख रहे हैं 293 केल्विन पर। अभी मैंने क्या किया है बेटा, दोनों गैसेस का टेम्परेचर सेम रखा है। तो इस पॉइंट से क्या प्रूव हो रहा है कि अगर सेम टेम्परेचर है तो बेटा KH वैल्यूज जो है ना, KH वैल्यूज डिफरेंट होंगी। इवन एट सेम टेम्परेचर KH वैल्यूज डिफरेंट होंगी। दिस इंप्लाइज व्हाट, कि जो KH है ये नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करता है, वेदर द गैस इज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और व्हाटएवर। क्लियर है इतनी बात? तो आई होप आपको समझ आई है इतनी चीज। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमने जो समझा था वो था कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KH वैल्यू भी बढ़ जाएगी। लास्ट में देखा था ना, लास्ट स्लाइड में, टेम्परेचर बढ़ा दिया, एक ये रिलेशन, टेम्परेचर बढ़ा दिया तो KH वैल्यू बढ़ जाएगी। आज इसी चीज को देख लेते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं। टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया है तो KH वैल्यू 76 से क्या हो गई है, 88.84। सेम गैस के लिए टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो 34 से 48 KH बढ़ाना। अरे बढ़ा KH या नहीं? तो कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं? ठीक है, ये सारे क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स हैं हेनरीज लॉ के, आपको आने चाहिए।
क्वेश्चन यहीं से बनता है। यस, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, आई होप बड़े ही अच्छे से, बड़ी ही आसानी से समझ आ गया है। अब आ जाओ क्वेश्चन की बारी, क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है, इफ नाइट्रोजन गैस is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of nitrogen gas would dissolve in 1 liter of water? Assume that nitrogen exerts a partial pressure. Partial pressure of nitrogen भाई कितना given है? It is given as 0.987 bar. कितना गिवन है बेटा? 0.987 बार। गिवन दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, अब इसी का हेनरीज लॉ कांस्टेंट कितना गिवन है? KH। KH किसका? नाइट्रोजन का बेटा। कितना गिवन है? 76.48 किलो बार। किलो बार, तो किलो बार को मैं सबसे पहले क्या कर लूं? बार में कन्वर्ट कर लूं। कैसे करूंगी? हाउ विल आई डू इट? हाउ विल आई डू इट? आई विल डू इट एज 76.48 इंटू 10 टू द पावर 3। ये मैंने बार में कन्वर्ट कर लिया, तो मेरे यूनिट सेम हो गए। ठीक है, यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे कैलकुलेशन के टाइम पे। इतनी बात क्लियर है? अब आगे आता है, हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो मिलीमोल्स पूछे हैं, चलो मिलीमोल्स भूल जाओ, अभी के लिए मान लो कि सिर्फ मोल्स ही पूछे हैं। तो चलो मोल्स पूछे हैं यार, अगर तो मोल्स अगर पूछे हैं तो उसके लिए मुझे क्या जानना चाहिए? सबसे पहले तो मोल्स तक मैं पहुंचूंगी कैसे बेटा? इस डाटा से मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकती हूँ नाइट्रोजन गैस का। येस और नो? कैलकुलेट कर सकती हूँ या नहीं? कैसे? अरे हेनरीज लॉ, एज पर हेनरीज लॉ क्या पढ़ा था? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय और P इज इक्वल टू KH डॉट एक्स। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो ये वैल्यूज मुझे गिवन है। पार्शियल प्रेशर गिवन है बेटा, हेनरीज लॉ कांस्टेंट गिवन है। मैं काय फॉर नाइट्रोजन गैस बिल्कुल आई कैन कैलकुलेट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इट विल बी P अपॉन KH। यस और नो? चलो वैल्यूज पुट करते हैं। 0.987 अपॉन KH। KH कितना है? 76.48 इंटू 10 टू दी पावर 3। ठीक है, यहां से हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी? नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की। अब जब एक बार नाइट्रोजन के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई है, तो बेटा मोल फ्रैक्शन लिखते कैसे हैं एग्जैक्टली? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स जो टोटल है। अब टोटल में किस किस के मोल्स आ जाएंगे? वाटर के एंड नाइट्रोजन के, क्योंकि इट इज डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ वाटर ना। इट इज डिसॉल्व्ड इन व्हाट? 1 लीटर ऑफ वाटर। यस और नो? तो यहां पर वाटर के भी मोल्स सिग्निफिकेंट हैं। अरे हैं या नहीं? फटाफट से बता देंगे मुझे। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है आपको? अगेन यहां पर टोटल नंबर ऑफ मोल्स में नीचे मैं नाइट्रोजन के मोल्स नहीं लूंगी, सिर्फ वाटर के मोल्स लूंगी। क्यों वाटर के मोल्स? क्योंकि कंपैरेटिवली नाइट्रोजन के मोल्स जो हैं वो बहुत कम होंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? तो ये मेरा फ्रेमवर्क, ये मुझे मिल जाएगा। अब वंस आई गेट, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहां से, और ये वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो मुझे मिल जाएगी ये वाली वैल्यू। Once I will get the moles of nitrogen, तो I know that 1 mole is equal to 1000 millimole। अरे 1 liter is equal to 1000 ml, वही वाला सिस्टम है। 1 kg is equal to 1000 ग्राम। छोटी वैल्यू में क्या 1000 मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जितने भी मोल्स आएंगे नाइट्रोजन के यहाँ पर, वो मैं मिलीमोल्स में कन्वर्ट कर लूंगी। Isn't it? Yes or no? तो आ जाओ जरा कैलकुलेट करो मेरे साथ, फटाफट से मुझे आंसर बताएंगे कैलकुलेट करके। टेक योर टाइम एंड गिव मी द वैल्यूज। यहां जो आपको वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 बार। यहाँ पर क्या वैल्यू मिलेगी बेटा आपको? 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 बार। ये आपको मोल फ्रैक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पर पुट करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू व्हाट? द मोल फ्रैक्शन दैट इज 1.29 इंटू 10 टू दी पावर -5 इंटू मोल्स ऑफ वाटर। अब देखो मोल्स ऑफ वाटर कैसे निकालते हैं?
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बेटा होता है गिवन वेट ऑफ वाटर, दैट इज हाउ मच 1 लीटर। अब 1 लीटर को ही हम कैसे ले लेंगे, हाउ विल वी कैलकुलेट, वी विल टेक इट एज 1000 ml अपॉन नीचे हम ले लेंगे 18। ओके, तो ये आपको मिलेगा 55.55 के इक्वल। क्या मिलेगा? 55.55 के इक्वल। इज दिस मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यू विल गेट इट एज 55.55। ये आपको मिलेंगे मोल्स ऑफ वाटर। इस चीज को मैं बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। 1 लीटर, अच्छा डोंट वरी, क्या होता है बेटा, 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1 kg इन केस ऑफ वाटर हम मान लेते हैं, तो उसी को मैंने ग्राम्स में ले लिया है क्योंकि नीचे ये जो वेट है ये ग्राम्स में लिया है ना, तो ऊपर भी ग्राम्स में ही लेना पड़ेगा। देयरफॉर आई गेट इट एज 55.55 मोल्स। तो यहां मैंने 55.55 को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो द फाइनल वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ मोल्स दैट आई गेट इज 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 मोल। ठीक है, ये मेरे नंबर ऑफ मोल्स आ गए। ये बेटा मोल आए हैं, हमें मिली मोल चाहिए। अब ये कोई कटबट हटा नहीं रहे हम, ठीक है। अप्रोच करना था कैसे क्वेश्चन को, ये हमने समझ लिया। इस टाइप के टर्म्स बेटा कंफ्यूज बहुत करते हैं, तो आपको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने उस पॉइंट पर मिलीमोल्स हटा दिया, सिर्फ मोल्स रखा। अब क्योंकि हमें नंबर ऑफ मोल्स मिल गए हैं, तो क्या मैं इस फॉर्मूला से उसको मिलीमोल्स में कन्वर्ट नहीं कर सकती? हाउ विल आई डू? 1 मोल इज इक्वल टू 1000 मिलीमोल्स, ठीक है। तो इतने मोल्स 7.16 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीमोल्स? x। तो ये जो x है, दिस विल गिव मी द मिलीमोल्स फॉर नाइट्रोजन, एंड ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये सिंपल कन्वर्जन है। आप कैलकुलेट करके मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे फटाफट से। आई होप गाइज दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। किस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अप्रोच करते गए, आई होप इट इज वेरी क्लियर। ओके, नेक्स्ट है हेनरीज लॉ फाइंड सेवरल एप्लीकेशंस। अब देखो किस तरह से हेनरीज लॉ बोलता क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस क्या बता रहा है बेटा? सॉल्युबिलिटी। अब सबसे पहला पॉइंट है to increase the solubility of carbon dioxide in soft drinks and soda water, bottle is sealed under high pressure. मेनली कार्बन डाइऑक्साइड, सोडा वाटर या कोई भी कोल्ड ड्रिंक आप ले लो, जब आप उसको ओपन करते हो तो एकदम तेजी से हिसिंग साउंड आता है और गैस रिलीज होती है। दैट गैस इज नथिंग बट CO2। अच्छा, वो इतनी तेजी से एक्सपेल आउट क्यों हो रही है? क्योंकि उसे हमने हाई प्रेशर, अंडर हाई प्रेशर वाटर में पैक किया है। क्लियर? Is this much clear to all of you? So to increase the solubility of CO2 in soft drinks and soda water, the bottle is sealed under high pressure. एक एप्लीकेशन हमारा ये हो गया कि जितना ज्यादा हम प्रेशर उस पर्टिकुलर गैस पर अप्लाई करके सील करेंगे उसे, उतनी ही ज्यादा वो soluble होगी। Second is scuba divers must cope with high concentration of dissolved gases while breathing air at high pressure underwater. अब scuba divers हम सबको पता है, scuba divers जो पानी में डाइव करके एकदम बॉटम तक जाते हैं या जो भी। तो अब फंक्शन अपन को समझना है कि यहाँ पर हेनरीज लॉ कैसे लग रहा है। See what happens is कि एक तो ये हमारी सरफेस की बात हो गई बेटा, और एक बात हो गई अंडर वाटर की। तो जब हम अंडर वाटर की बात करते हैं और अबव सरफेस या नियर टू द सरफेस की बात करते हैं, अंडर वाटर प्रेशर हाई होता है। प्रेशर अंडर वाटर हाई होता है। ऊपर तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, नीचे वाटर का भी तो प्रेशर है, इजंट इट? तो नीचे क्या होता है बेटा? प्रेशर हाई होता है, ऊपर के कंपैरिजन में ऊपर प्रेशर लो होता है। तो जब स्कूबा डाइवर नीचे जाता है, सो व्हाट हैपेंस इज कि जितनी भी डिसॉल्व्ड गैसेस हैं कहां पर? उसकी बॉडी में वो इंक्रीज होने लगती हैं। लेकिन वो गैसेस उसको मिल कहां से रही हैं? अब अगर स्कूबा डाइवर है बेटा, तो वो अंदर डेफिनेटली एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर गया है, बट उस ऑक्सीजन सिलेंडर में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है, इट हैज हीलियम ऑल्सो एंड इट हैज नाइट्रोजन ऑल्सो। एंड वन थिंग टू बी नोटेड इज नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी हीलियम से काफी ज्यादा होती है।
तो क्या होता है, अंडर हाई प्रेशर पे गैसेस की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है, तो जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में ज्यादा क्या हो जाती है, ज्यादा डिसॉल्व कर जाती है, isn't it? अब जब ब्लड में ज्यादा डिसॉल्व कर जाएगी अंडर हाई प्रेशर, तो नीचे तो कंडीशन ठीक है, लेकिन जैसे ही वो स्कूबा डाइवर ऊपर आता है, तो अब ऊपर तो उतना प्रेशर नहीं है, तो वो गैस क्या करती है, फिर रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है, और जब वो रिलीज होती है तो वेन्स में क्या क्रिएट करती है, बबल्स। आपने केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट्स पढ़े होंगे, जब भी बेटा कोई गैस रिलीज होती है तो इट फॉर्म्स बबल्स, यस और नो। गैस रिलीज हो रही है मतलब हमें दिखता है, कैसे दिखता है, क्योंकि बबल्स बन रहे होते हैं पानी में। सिमिलर इज द केस हियर, यहां पर जब स्कूबा डाइवर ऊपर आता है तो ऊपर प्रेशर उतना ज्यादा होता नहीं है। अब जब प्रेशर उतना ज्यादा नहीं होता है तो गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी, गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी मतलब गैस रिलीज होगी, गैस विल रिलीज इन द फॉर्म ऑफ बबल्स, और वो बबल्स वेन्स को ब्लॉक कर देंगे या कैपिलरीज को ब्लॉक कर देंगे, एंड दिस इज अ वेरी सिवियर मेडिकल कंडीशन। सो लेट अस सी, scuba divers must cope with high concentrations of dissolved gases while breathing air at high pressure under water। जो उनका ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसमें जो गैसेस हैं, मेनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन पहले लेते थे, लेकिन इससे प्रॉब्लम होने लगी थी तो फिर हीलियम भी ऐड कर दी ताकि नाइट्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन कुछ कम हो जाए। सो इंक्रीज्ड प्रेशर इंक्रीजेस द सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस इन ब्लड। आगे व्हेन द डाइवर्स कम टुवर्ड्स सरफेस, जैसे ही डाइवर सरफेस पे आता है प्रेशर ग्रेजुअली डिक्रीजेस, this releases the dissolved gas and leads to the formation of bubbles of nitrogen in the blood, या आप बोलो capillaries। तो बबल बन गया मतलब कैपिलरी क्या हो गई बेटा, ब्लॉक हो गई, एंड क्रिएट्स अ मेडिकल कंडीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं आपसे। दिस मेडिकल कंडीशन इज कॉल्ड एज बेंड्स। क्या है ये बेंड्स? बेंड्स इज फॉर्मेशन ऑफ बबल्स इन द कैपिलरीज ऑफ स्कूबा डाइवर्स, ठीक है, दिस इज बेंड्स एंड दीज आर पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ, ठीक है, क्लियर बात है। ये हमारा सेकेंड एप्लीकेशन है। आगे फटाफट से वी हैव 2 more एप्लीकेशंस, इन्हें डिस्कस कर लेते हैं। टू अवॉइड बेंड्स, अब बेंड्स वाली कंडीशन ना हो तो क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर है उसको डाइल्यूट कर देते हैं हीलियम से। इनिशियली पहले सिर्फ ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ही भरते थे, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन ऑब्जर्व हुई स्कूबा डाइवर्स में, फिर क्या किया, हीलियम भी ऐड करने लगे। अब हीलियम ऐड करने से नाइट्रोजन का कंसेंट्रेशन कंपैरेटिवली कम हो गया, ठीक है, तो उतनी सीवियर प्रॉब्लम नहीं आती है फिर। टू अवॉइड बेंड्स एज वेल एज द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड, tanks used by scuba divers are filled with air diluted with helium. I hope this much is clear to all of you. Okay, next is at high altitudes partial pressure of oxygen is less than at the ground level. अब again ये altitude है, high altitude है और ये low altitude है। अब देखो क्या होता है कि बोला है एट हाई ऑल्टीट्यूड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट एट द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है कंपैरेटिव टू ऊपर वाली कंडीशन। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन होता है बेटा ये कम होता है, इसीलिए जब हिली एरियाज में या माउंटेन रीजन में जाते हैं तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो जाती है। ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन लोअर ऑल्टीट्यूड में कंपैरेटिवली क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो अब जो माउंटेन क्लाइंबर्स हैं, जैसे कोई है माउंट एवरेस्ट क्लाइंब करने को एस्पायर कर रहा है, तुम में से भी अगर कोई हो तो प्लीज जान लो, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि जैसे ही हम ऊपर जाते हैं हाइट पर तो ऑक्सीजन जो है उसका क्या हो जाता है बेटा, कंसंट्रेशन कम हो जाता है। कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो हम कम ऑक्सीजन ब्रीथ कर पाते हैं, इन लेसर कंसंट्रेशन ब्रीथ कर पाते हैं। अब हमें पता है कि हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, अरे है या नहीं, है ना। तो उस वजह से क्या होता है कि अब हमें आदत है अच्छे खासे फुल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की, लेकिन जैसे ही ऊपर जाते हैं तो ऑक्सीजन कम मिलता है। अब ऑक्सीजन कम मिलता है बॉडी ऑर्गन्स तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी पार्ट्स अच्छे से फंक्शन नहीं करते, दे फील लैक ऑफ ऑक्सीजन, ब्रेन प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं करता। दैट इज व्हाट इज सेड कि लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेस क्लाइंबर्स टू बिकम वीक, मसल्स को भी ऑक्सीजन की जरूरत है, एंड अनएबल टू थिंक क्लियरली। ब्रेन में जब प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो कहां से हम प्रॉपरली सोच पाएंगे, इफेक्टिवली सोच पाएंगे। एंड दीज सिम्टम्स आर कॉल्ड एज अनॉक्सिया। क्या बोलते हैं हम इसे, अनॉक्सिया। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, यस और नो। बाकी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एज इट इज, जैसा मैंने आपको बताया था,
बिल्कुल वही है कि अगर डिसोल्यूशन प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर बेटा क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर, जल्दी से बता देंगे फटाफट से, टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर घटा दिया तो सॉल्युबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी अगर एंडोथर्मिक है तो। एक्सोथर्मिक के केस में बिल्कुल वाइस वर्सा। तो ये चीज बेटा अपन डिस्कस कर चुके हैं। दैट इज ऑल गाइज फॉर टुडेज सेशन and rest. We will continue in the next lecture. Thank you so much.